नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे के शब्द रथी कार्यक्रम में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं और आज अतिथि के रूप में मेरे साथ मौजूद हैं अजय सिंह जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अजय सिंह जी बड़े संपादक रहे हैं। देश के तमाम समाचार पत्र समूहों, टेलीविज़न चैनलों में काम किया है। ग्रास रूट यानी ज़मीनी पत्रकारिता से लेकर पत्रकारिता का जो बड़ा पद हो सकता है, समाचार निदेशक तक के पद पर रहे हैं। लेकिन आज बतौर पत्रकार हमारे साथ मौजूद नहीं है, बतौर संपादक मौजूद नहीं है, बल्कि आपकी एक नई पुस्तक आई है, द आर्किटेक्ट ऑफ द न्यू बीजेपी। अब आप सोचेंगे कि आर्किटेक्ट ऑफ द न्यू बीजेपी क्या है? न्यू बीजेपी, और कवर पे आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो है और साथ ही नीचे इसकी टैगलाइन है, हाउ नरेंद्र मोदी ट्रांसफॉर्म द पार्टी। यानी अजय सिंह जी का यह मानना है कि आज की जो बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी है, वह नई भारतीय जनता पार्टी है और उसके पीछे जो शिल्प है, उसके पीछे जो व्यवस्था है, विधान है, उसके पीछे जो बदलाव है, उसके प्रणेता कहीं न कहीं से नरेंद्र मोदी जी हैं। मैं ये पहले यह जानना चाहता हूँ सर आपसे कि आपके दिमाग में यह बात, इस पुस्तक को पढ़ने से बाकायदा इसके प्रकथन में लिखा हुआ है कि 2022 में आपके दिमाग में यह आया था कि इस तरह की कोई पुस्तक होनी चाहिए। यह पुस्तक अभी आई है, एकदम नई है, बाजार तक पहुँच रही होगी। और आपने काम की शुरुआत 79 से भी मैं कहूँ कि पहले की है। आपने एक बतौर काउंसलर चुनाव में क्या भूमिका हो सकती है, जब नरेंद्र मोदी को कोई प्रचारक के तौर पर भी कायदे से वहाँ पे नहीं जानता था, तब से आपने उनकी सांगठनिक क्षमता से शुरू किया है। एक लंबे समय तक किसी विषय को अपने दिमाग में रखना और उसके बाद पुस्तक के रूप में संजोना, पहले इसके बारे में बताएं कि आपके दिमाग में यह बात। हमने इस बुक को लिखने में वक्त थोड़ा ज़्यादा लिया, 4.5 साल हमने लिया करीब। और हमने इसमें, अगर आप देखें तो शुरू में ही जिक्र किया है कि हम नरेंद्र मोदी के बारे में सुन चुके थे। जब जोशी जी की यात्रा थी, उस यात्रा में यूपी के लेग में हमें एक आईपीएस थे, उन्होंने बताया कि साहब हम लोग उनके जो सिक्योरिटी जिस तरह से उन्होंने किया है उसमें जा नहीं पा रहे हैं। लेकिन हमारी भेंट हुई थी 95 में जी। तो 95 में मैं यहाँ पे आया था दिल्ली में और बीजेपी की राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा था जी। उसमें भेंट हुआ था। तो उसके बाद से मैं इनको देखता रहा, हरियाणा में, हिमाचल में, एमपी में, छत्तीसगढ़ और एमपी उस समय एक ही थे। तो संगठनात्मक ढंग से ये कैसे इन्होंने काम किया है उसको मैं वॉच करता था। 2017 के आसपास हमें लगा कि शायद हमें इस पे लिखना चाहिए, लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स पे ही लगा और किसी चीज़ पे नहीं। हमें लगा कि हम जरा देखें, क्योंकि हमारे देखते देखते, आपको सच बताएं तो आज से 10 साल पहले अगर हमसे कोई कहता कि नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी आएगी तो हम उससे कहते कि भाई आप जो कह रहे हैं हम उससे इत्तेफाक नहीं रखते, भरोसा नहीं है हमें। जी बिल्कुल भरोसा नहीं था। लेकिन आज वो बदला कैसे, तो हमें लगा कि शायद इस पे एक अटेम्प्ट होना चाहिए और हमने वो किया और 4.5 साल बाद हम इसको लिख पाए। तो वक्त बहुत लिया, इसमें कोई शक नहीं। बहुत सारी अनोखी बातें इस पुस्तक में, और इस पुस्तक की सबसे खास बात जो मुझे बतौर पाठक लगी, या मैं जब इसको उस दृष्टि से तो नहीं पढ़ रहा था कि मैं इसकी समीक्षा करूंगा, लेकिन बतौर पाठक एक तो रीडेबिलिटी, इस पुस्तक का जो प्रवाह है पढ़ने का, हिंदी में कहें कि हमें पढ़ने में ऐसे लग रहा था जैसे हम कोई शब्द चित्र देख रहे हैं। और एक और विशेषता इस पुस्तक की जो मुझे लगी कि आपने कहीं से भी अलग से महिमा मंडित नहीं किया है। मतलब आज के नरेंद्र मोदी का जो प्रभाव क्षेत्र है प्रधानमंत्री के रूप में, वो दूसरी बार बतौर प्रधानमंत्री भारत के को नेतृत्व दे रहे हैं और पूरी दुनिया में उनकी एक अलग छवि है। उनके चाहने वाले पूरी दुनिया में मौजूद हैं, जहाँ भी वो जाते हैं वो दिखता है
कि उनके समर्थक किस तरह से उनके पीछे पागल हैं, लेकिन आपने अपने को इस पुस्तक के लेखन के दौरान उस प्रभामंडल से कैसे बचाया? देखिए, महिमा मंडन की आवश्यकता थी ही नहीं। जी। दरअसल अगर आप ऑर्गेनाइजेशनल स्किल की बात करें, यानी भाजपा जहां से आया, जिस तरह की यात्रा हुई, अगर सिर्फ आप उस यात्रा को कैप्चर कर लें, और हम नहीं आपको बोलते हैं कि ये पूरा हमने कैप्चर किया है, जी। अभी हो सकता है कि इसी इशू पे 10 और किताबें आए और वो इससे अच्छी आएंगी। हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि हमने पूरा कैप्चर किया है, क्योंकि यात्रा बड़ी लंबी है। तो हमने तो एक पार्ट कैप्चर किया है और कोशिश किया है कि ईमानदारी से हम उस पार्ट को दिखा दें कि वो संगठन कैसे बढ़ा है। और इंडिया में प्रॉब्लम ये होती है कि लोगों को लगता है कि इलेक्शन चालाकी से जीते जाते हैं, या कोई एक इंडिविजुअल आदमी होता है जिसका चार्म ऐसा होता है जिससे कि कोई इलेक्शन जीतता है। हमने उस मिथ को तोड़ा है। हमने ये कहा है कि नहीं, ये असलियत नहीं है। संगठन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल उसका है और वो हमेशा रहता है। तो इसमें हमने अटेम्प्ट ये किया है कि लोगों को संगठन के रोल को बताएं और ये बताएं कि संगठन अगर नहीं होता है तो इंडिविजुअल चार्म ज़्यादा दिन नहीं चलता है। मैं बताऊं कि जो मैंने कहा कि एक गुजरात में अहमदाबाद, आपने अहमदाबाद का बड़ा विस्तार से, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का बड़ा विस्तार से जिक्र किया है। और हमें ये लगता है, मतलब आज की पीढ़ी को जो लगता है, जो लोग पत्रकारिता में हैं, जो लोग लगातार राजनीति को कवर करते हैं, उनको तो पता है कि कुछ हद तक पता है कि बहुत सारी चीज़ें कैसे विकसित हुई हैं, या गुजरात की जो मुख्य धारा की जो राजनीति रही है कि वाघेला का टकराव रहा है, या पटेल का, केशुभाई पटेल जी का था, या जिन लोगों का भी था, उनके बारे में तो पता है। लेकिन आपने इसमें ये लिखा है कि अहमदाबाद म्यूनिसिपल तक में भाजपा का कोई बड़ा प्रभाव नहीं था जिन दिनों नरेंद्र भाई लगे। और आपने बाकायदा उसका उल्लेख किया है कि जब उन्होंने उस कमरे का जिक्र किया है, तो इतनी बारीक जानकारी आपने कैसे जुटाई? लगभग हमने, इसीलिए 4.5 साल लगे, और उसमें मेरा आलस भी एक रीज़न हो सकता है। लेकिन हो ये रहा था कि मैंने करीब 100 से ज़्यादा लोगों का इंटरव्यू लिया। जी। सच बताएं आपको तो जो इंटरव्यू हमने लिखा है, अगर वो इंटरव्यू हम पूरा वैसे ही छाप दें तो वो एक और किताब बन जाएगी। जी। तो बहुत लोग से इंटरव्यू किया और उन लोगों से पूछा कि कैसे कैसे हुआ था। जी। तो उसमें बहुत लोगों ने जो उनके साथ थे उस समय, उन्होंने हमें जो किस्से बताए और कहा कि उस समय एक्सपेरिमेंट्स क्या क्या हुए थे। जी। तो ये वो एक्सपेरिमेंट्स हैं जो कि हमने इसमें लिखा है। और ये 87 की बात है। उस समय ये आरएसएस से बीजेपी में ट्रांजिशन किए थे। जी। आपने मैं यही, चूँकि एक घटना ये है, दूसरा जो बांध टूटने का बार बार जिक्र हुआ है कि उस समय किस तरह से इन्होंने सेवा भाव और प्रचार संघ से जुड़े लोगों को, इस किताब में एक और बारीक बात जो मुझे समझ में आ रही है, मैं उस पर भी चाहूँगा कि आप बताएं। क्योंकि सामान्य तौर पर यह माना जाता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे से अलग हैं। लेकिन जब नरेंद्र भाई मोदी के सांगठनिक क्षमता का आप उल्लेख करते हैं और उनकी जिस यात्रा के बारे में आप बताते हैं अपनी पुस्तक में, तो उसमें कहीं कोई विभेद नज़र नहीं आता है मुझे। मतलब ये लगता है कि जब वो संघ के लिए काम कर रहे थे तब भी वो उतने ही सक्रिय थे, जिस तरह से उनको जो जिम्मेदारी दी गई उन्होंने निभाया। बाद के दिनों में भी आपकी किताब ने संगठन को इतना महत्वपूर्ण कर दिया है। मैं फिर कहूँगा, ये बार बार बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस किताब की विशेषता यही है, नरेंद्र मोदी जी पर आई हुई लगभग 50 किताबें तो मैं ही पढ़ चुका हूँ पिछले 2014 के बाद से अब तक। अभी हालिया किताब जो मैंने पढ़ी थी, जिस पर चर्चा भी की थी, भूपेंद्र यादव जी और इला पटनायक की किताब थी। तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी पर अभी तक जितनी किताबें आई हैं वे सारी या तो कहीं न कहीं अभिभूत हैं या केवल तथ्यों पर हैं।
इस किताब की एक खासियत यह है कि यह तथ्य के साथ साथ उनके एक दूसरे स्वरूप को, जैसा कि अजय जी ने पहले ही बताया कि मैंने केवल एक पार्ट लिया है और जिस पार्ट पर सामान्य तौर पर काम नहीं हुआ था, ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि अब से पहले इस पॉइंट पर किसी ने काम नहीं किया था। सभी को लग रहा था कि बहुत बड़ा कल्ट है, किसी को लगता था कि आरएसएस ने पूरी तरह से पुश कर दिया, लेकिन बतौर आरएसएस के स्वयंसेवक उन्होंने किस तरह से संगठन को दिया, पूरी प्रतिबद्धता रखी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने अपनी किताब में नरेंद्र मोदी की क्षमता को समझते हुए बतौर कार्यकर्ता, जो उनका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में जो योगदान है और जो भारतीय जनता पार्टी में योगदान है, आपने बतौर मुख्यमंत्री भी उनकी बात की है और प्रधानमंत्री बनने के बाद आप उसकी डिटेलिंग में नहीं गए हैं, मैं ये ज़रूर कहूँगा। आपने संगठन पर जो प्रभाव है उसकी चर्चा ज़रूर की है, लेकिन आप प्रशासनिक चीज़ों को छोड़ दिया है आपने। वो मेरा एरिया भी नहीं था, वो आपका जो हम काम कर रहे थे उसका एरिया नहीं था, क्योंकि संगठन की हम बात कर रहे थे। और एक विषय आपने उठाया कि नॉर्मली एक लोग समझते हैं कि आरएसएस और बीजेपी ये दो पोल्स हैं जो अलग अलग काम करते हैं, पावर सेंटर्स हैं। हमारा ये कहना है कि शायद एक बार फिर से उसको समझना चाहिए जी। ये जो सिम्बियोटिक रिश्ता है, जो एक दूसरे को सप्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट्री जो रिलेशन है, ये जब तक आप नहीं समझेंगे और जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि कोई ऐसा काम नहीं करता है कि किसी को चाहे अंडरमाइन करना, अगर ये समझ में नहीं आएगा तो ये पूरा का पूरा बीजेपी का इमरजेंस और आरएसएस का जो उसका सहयोग है, ये आप समझ नहीं सकते। हमारे यहाँ दिक्कत यही होती है कि आप पहले ये मान लेते हैं कि एक संगठन है तो उसका वो एक पावर सेंटर के रूप में इमर्ज करता है, दूसरे को वो अंडरमाइन करता है। हमारा कहना है कि इस केस में ये होता भी नहीं है। मैं आप जब अपना जवाब दे रहे थे तो मेरे दिमाग में अचानक एक बात आई, बहुत हल्का सा आपने जिक्र अपनी पुस्तक में किया है, लेकिन जो लोग, हम लोगों को भी मैं राजनीति शास्त्र का छात्र था तो मुझे हमेशा ये लगता रहा कि क्या आडवाणी जी उसको समझने में चूक गए पूरे समय, पूरे जीवन। हालांकि आपने उनको पूरे समय कहा है कि वो आरएसएस स्वयंसेवक रहे हैं, लेकिन क्या कहीं उनसे वो चूक हुई कि वो समझ नहीं पाए कि संगठन क्या सोच रहा है और मैं कहाँ जा रहा हूँ, उनकी महत्वाकांक्षा या जो भी वजह रही हो? अक्सर इंडिविजुअल लीडर्स के पॉइंट्स होते हैं जिसमें वो शायद आउट ऑफ सिंक हो जाते हैं। 2013 में एक फेज़ आया था आडवाणी जी के लाइफ का, जिसमें कि वो अगर आप हमसे पूछिए, हम उस समय चूँकि हम वहाँ पे थे, गोवा में भी थे और बाकी जगह भी थे, तो वो एक फेज़ ऐसा था जिसमें कि वो पीपल्स मूड, यानी जो कार्डर का मूड था, उससे वो आउट ऑफ सिंक थे और वो शायद असेसमेंट उनका सही नहीं था। और ये गोवा में भी रिफ्लेक्ट हुआ और बाद के एक्शंस में भी उनके रिफ्लेक्ट हुआ कि वो शायद स्थिति की जो सीरियसनेस है उसको नहीं समझ रहे थे। और मोदी जी के लिए जो एक कार्डर में जो उत्साह था, उसकी अंडरस्टैंडिंग उनको नहीं थी, ऐसा लगा हमें। ये एक पहला मौका था जबकि वो आउट ऑफ सिंक थे। हालांकि उसके पहले चीना वाला एपिसोड हो चुका था, लेकिन आपको याद होगा 2009 में वो पीएम के लिए थे, उम्मीदवार थे। तो लेकिन ये एक 14 वाला 13 के आसपास वाला जो टाइम था ना, उसमें आडवाणी जी आउट ऑफ सिंक थे। अच्छा, मैं एक सवाल इसी पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो चूँकि आपने इस पुस्तक हमारी 2022 तक आती है, बड़ी बात यह है कि आप 80 के दशक में शुरू कर रहे हैं और 2022 तक, यानी पूरा 40 साल से अधिक का जो समय है नरेंद्र मोदी जी का और भाजपा के जो पूरा प्रादुर्भाव है, कैसे भाजपा बनी, बीपी सिंह मंत्रिमंडल, आपने वो सारा जिक्र किया है और बहुत बारीकी से जिक्र किया है। लोग बार बार हम जब टेलीविज़न चैनलों पे बात करते हैं तो मोदी जी के करिश्मे की बात करते हैं और ये कहते हैं कि मोदी जी और अमित शाह की जो जोड़ी है वो
कारनामा दिखा रही है। आपकी किताब ये कहती है कि नहीं, संगठन को उन्होंने जिस तरह से पकड़ा और संगठन ने उनको पकड़ा, किस लिए? क्योंकि वो हर जगह साथ थे। आप जो सबसे एक बिंदु है इस पुस्तक का कि आप इस पुस्तक में बाकायदा उदाहरणों के साथ ये बताते हैं कि चाहे कैसी भी स्थिति रही हो, आपने वहाँ तक का जिक्र किया है जब नरेंद्र मोदी को गुजरात से बेदखल कर दिया गया जी, और वो दिल्ली आए, और आपने यह लाइन लिखी है कि उनके मन में कोई ऐसा नहीं था कि कोई बैर भाव था किसी तरह का, कोई दुर्भावना नहीं थी। वो आए और अपना जो काम उन्होंने दिया और दिलीप भाई सांघी के यहाँ रहने लगे और उन्होंने काम किया। मैं ये जानना चाहता हूँ कि यह सिलसिला आने वाले समय में कब तक चलेगा? नहीं, देखिए, एक तो ये था कि जब वो यहाँ पे आए तो उस समय तक वो सेक्रेटरी थे जी, और सेक्रेटरी होके आए थे, और उस समय एक अजीब सी स्थिति में आए थे। लेकिन हमने जो उनको देखा है वो ये था कि हरियाणा उनको इंचार्ज मिला और हरियाणा में सरकार भी बन गई बंसीलाल जी जी के साथ। आपने विस्तार से उल्लेख किया है, हिमाचल का भी किया, हिमाचल में कैसे सरकार बनी। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी कि अनकन्वेंशनल स्ट्रेटजी, बीजेपी में एक संगठनिस्ट स्ट्रेटजी है जिसमें कि संगठन में आप आरएसएस के लोग लाते हैं और आरएसएस के लोग वहाँ पे रहते हैं और संगठन बढ़ता है। पर ये इनका जो था कि अगर बाहर से भी लोग अच्छे हैं और जिनको कि लोग मानते हैं हम उनको भी लाएंगे, तो ये उनको लाए और उनको लाके एक्सपेंशन किया। आज आप हरियाणा में जो देख रहे हैं वो उसी एक्सपेंशन का नतीजा है, उसी का प्रतिफल है कि उसी का है। तो ये इन्होंने जो स्ट्रेटजी, वो जो दो इनोवेशन इन्होंने और इंट्रोड्यूस किए कि एक तो ये कि बाहरी आदमी लाएंगे, दूसरे अगर आइडियोलॉजिकली बहुत ज़्यादा नहीं भी मिल रहा है तो और वो हमारे साथ आ सकता है तो उसको लाते थे, और बाद में वो आइडियोलॉजी के साथ अलाइंड हो जाता था। और नहीं तो कुछ ऐसे लोग जो कि बिल्कुल नए थे, उनको ले आते थे और उनको अपने साथ रखते थे। यही वजह थी कि जो एक्सपेंशन हुआ वो अभूतपूर्व हुआ, और वो आप सारे स्टेट्स में देखेंगे, वो जहाँ जहाँ जिन स्टेट्स में ये रहे हैं। और इसकी नींव जो उन्होंने रखी थी वो 1987 में जो अहमदाबाद इलेक्शन की हमने बात की है जी, ये वहाँ थी। अगर आप ध्यान से पढ़ें तो अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो गवर्नेंस के मेथड्स थे वही उन्होंने एक्सटेंड किया स्टेट पे, और वही एक्सटेंड किया नेशनल लेवल पे, उसमें इनोवेशन के साथ। तो एक तो एडेप्टेबिलिटी भी थी, इनोवेशन भी था। दूसरा लोगों को लेके साथ चलना और बहुत बड़े लोगों को मोबिलाइज करना, मोबिलाइजेशन जो कि भारतीय राजनीति में बंद हो चुका है, वो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। तो 2024 में मैं अब ये पूछूं कि हम लोग आज बात कर रहे हैं और जिस ढंग से आपकी पुस्तक बताती भी और जो तथ्य भी है उसको कोई भी किसी भी दल का हो इस बात को नकार नहीं सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की और जो सांगठनिक क्षमता है, या नरेंद्र मोदी और अमित शाह को अगर हम जोड़ के कहें, या नड्डा जी भी, और जो भी अभी आज कैडर हो, चूँकि 40 साल का लम्हा है, एक बड़ा सफ़र है, और 87 से हम 2024 में आप क्या देखते हैं, या 2029 की भी बात हम कर सकते हैं? देखिए, राजनीति में ज़्यादा टाइम की बात करना या किसी भी टाइम की बात करना कोई बहुत सही नहीं होता है, क्योंकि राजनीति अपना रूप लेती है। तो आज के दिन तो आप देख ही रहे हैं कि चैलेंज नहीं है। हम इतना ज़रूर आपको कह सकते हैं कि संगठनात्मक क्षमता और शक्ति के हिसाब से आज बीजेपी उसी स्थिति पे है जिसमें कि 50 या 40 के दशक में कांग्रेस थी। कांग्रेस की जो स्थिति थी कि वो प्रिंसिपल पोल थी, उसके इर्द गिर्द सारी पार्टीज चलती थी। तो ये प्रिंसिपल पोल की जो स्थिति है वो इसने एक्वायर किया है। आज के दिन संगठन के रूप में इतना ज़्यादा है इनके पास, मतलब इतना रोबस्ट है संगठन कि
कि हमें आने वाले 30 साल तक चैलेंज नहीं दिख रहा है। 30 साल अमित शाह ने अभी कहा जी जी। और वो एकदम सही था कि संगठन के उससे अगर आप देखें तो 30 साल तो कोई चैलेंज दिख ही नहीं रहा है। इलेक्शन जीतना ना जीतना एक अलग इशू होता है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि कांग्रेस इलेक्शन हारा भी, लेकिन 70 साल तक वो जो आज़ादी के टाइम का संगठन की क्षमता थी जी। वो उसको आज भी इस स्थिति में रखा है कि आपके कुछ स्टेट्स होते हैं और नहीं तो नेशनल लेवल पे सेकंड पार्टी रहती है जी। आज से 8 साल पहले 10 साल रिजीम रही उनकी। जी जी। तो कांग्रेस भी अभी इतना खराब होने के बाद भी ऐसा नहीं है कि आप ये कह दें कि एकदम उसको जैसे होता है कि वाइप आउट हो गया। वाइप आउट नहीं हुआ। हमारा कहना है कि बीजेपी उस स्थिति में है जो आज से 70 साल पहले कांग्रेस थी। बहुत अच्छी बात आपने कही और संगठन के महत्व को बताया। आपका अगला प्रोजेक्ट क्या है? अब तो आपने किताबें लिखनी शुरू कर दी। अभी तो ये 4.5 साल में लिखी। मैं डर गया था, मुझे लग रहा था कि पता नहीं इसको आदत अखबार में काम करने की है तो 1000 वर्ड लिखते हैं और वो छप जाता है, लेकिन ये नहीं मालूम था कि 60,000 वर्ड लिख के हम कहाँ जाएंगे। आपने इस किताब की भूमिका में भी ये बात कही है, बार बार आप ये बात कह रहे हैं, लेकिन किताब बहुत अच्छी है और इस बात के लिए आपको बधाई दी जानी चाहिए। बहुत धन्यवाद। और इस पुस्तक के लिए बहुत सारी शुभकामना। मैं अपने दर्शकों को, श्रोताओं को ये चाहूँगा कि यह पुस्तक ज़रूर खरीदें। आपको नया दृष्टिकोण पता चलेगा। कम से कम मैं इतनी किताबें, आपको बोला 50 किताबें पढ़ चुका हूँ लगभग नरेंद्र मोदी जी पर, फिर भी मुझे ये किताब अलग लगी, अपने आप में अनूठी लगी। कुछ ना कुछ आप नया ज़रूर जानेंगे, ये मेरा दावा है। इस पुस्तक को पेंगुइन इंडिया ने प्रकाशित किया है। पेंगुइन से आप खरीद सकते हैं। हार्ड बाउंड संस्करण है, बहुत अच्छी छपाई हुई, 599 रुपये मूल्य है और अमेज़ॉन पे खरीदेंगे तो सस्ती भी मिलेगी, खरीद सकते हैं। आप बात किए, हमारे साथ आए, अच्छा लगा। और एक सवाल मैं ज़रूर जानना चाहूँगा कि इस पुस्तक को भारतीय भाषाओं में कब ला रहे हैं? हिंदी के लोगों को उनकी अपनी ज़बान में यह पुस्तक कब मिलेगी? और आपने उत्तर प्रदेश मतलब पटना और लखनऊ में काम किया, दिल्ली में भी रहे, हिंदी भाषी क्षेत्र के हैं, तो हिंदी के लोगों को वंचित न करें इस किताब से। मैं हिंदी भाषी ही हूँ, मैं अंग्रेज़ी में लिखता हूँ, मेरी नौकरी थी अंग्रेज़ी में, लेकिन मैं हिंदी भाषी हूँ, तो मैं भी चाहूँगा कि हिंदी में आए, क्योंकि ये किताब लोग ज़्यादा शायद समझेंगे हिंदी में आए। जी जी। तो ये अटेम्प्ट है हमारा। हमने इन लोग से कहा है कि आप हिंदी में लाएं, और आपने इतने ध्यान से इसको पढ़ा, इसके लिए आभारी हूँ। नहीं, बहुत ही अच्छी पुस्तक है। आप लोग खरीदें, पढ़ें और फिर हम बात करेंगे, आपसे फिर चर्चा करेंगे। मैं चाहूँगा कि जल्दी से हिंदी में किताब आए ताकि हम लोग फिर एक बार बैठ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।